हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स आप सब मुझे पहचान गए होंगे। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीसेट यूपीएससी राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी, यदि आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हर एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए। अभी आपका बिहार जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगे हैं। जो हमारे मित्र और जो भाई बहन बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस क्लास को मिस ना करें, इस क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए अपने प्रश्नोत्तरों पर आता हूं आप सभी के लिए। जो देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। और फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसको आप लोग नोट करते जाइए ज़रूरी, ताकि वो एग्ज़ाम के समय आपका काफ़ी सहयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और क्लास के अंत में आप सब ज़रूर बताया करिए कि ये क्लास आप लोगों के लिए कैसी लगी, कितनी महत्वपूर्ण लगी, और कमेंट करके बताइए क्लास में फ्रेंड्स क्या सुधार किया जा सकता है। आइए देखते हैं आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपका है, इन्फॉर्मेशन सिटी के लेखक कौन है। ये बुक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सिटी के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बी स्टीड, ऑप्शन सी है मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन डी है पार्कम बर्गेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से हमारे ढेर सारे मित्रों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जो आप सब में से जो साल पेपर सॉल्व करते होंगे उनको ज़रूर पता होगा, और आप लोग जिनको ना पता हो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपका देखते हैं इसका इन्फॉर्मेशन सिटी का लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मैनुअल कैसल्स। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन सिटी के लेखक मैनुअल कैसल्स हैं। और आपकी ये जो हैं ऑप्शन में जीएस घुरिये, आपके एक ऑप्शन में ये हैं जीएस घुरिये। तो जीएस घुरिये ये कौन सी बुक लिखे हैं, आपके ऑप्शन ये जो हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जीएस घुरिये, ये सब इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके थिंकर, इसलिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप सभी को ज़रूर बताना विस्तार कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से उत्तर मिल ही जाए। तो जीएस घुरिये आपके लिखे हैं गाइड्स एंड मेन, ध्यान दीजिएगा, जीएस घुरिये गाइड्स एंड मेन। और आपका ऑप्शन ए बी है रॉबर्ट बी स्टीट। रॉबर्ट बी स्टीट क्या लिखे हैं जो है, तो इनका द सोशल आर्डर, आप लोग ध्यान दीजिए, रॉबर्ट बी स्टीट द सोशल आर्डर है। और ये आपके जो रॉबर्ट पार्क बर्गेस है, ऑप्शन डी रॉबर्ट पार्क बर्गेस, इन्होंने अर्बन कम्युनिटी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार क्या है। जो मैक्स वेबर ने परिभाषा दिया है, कह रहा वो उसका आधार क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी है सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन सी है सामाजिक एकता, ऑप्शन डी है सामाजिक संगठन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सब बताइए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। तो मैक्स वेबर द्वारा जो समाजशास्त्र की परिभाषा दी गई है, तो इसका आधार आपका सामाजिक क्रियाएं हैं, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक क्रियाएं। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा, आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 3,
समाजशास्त्र एक पद्धति है या किसकी अवधारणा है? कह रहा समाजशास्त्र एक पद्धति है या किसकी अवधारणा है? तो आपका ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मैकाबरम पेज, ऑप्शन डी श्यामाचरण दुबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो ये आपका जो है ऑप्शन मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन बी ये ऑप्शन बी मैक्स वेबर हो जाएंगे। ये समाजशास्त्र एक पद्धति है या मैक्स वेबर की अवधारणा है। ये पीजीटी के जो हमारे भाई बंधु या बहनें पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम लगा है और यूपी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये खासकर बिहार स्टेट और यूपी पीजीटी के देश से प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा जिनका खासकर बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइनर प्रश्न है। ये पीजीटी में इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये सब आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 आपका ये कह रहा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। इनमें से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ये सेट कह रहा है, जैसे ऑप्शन ए दिया आपका वानिश टानिश जाज सिमेल, ये सेट मतलब 3-3 का सेट दिया है। तो ये कह रहा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अन्य क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। इनमें से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन ए है वानवीज टानिश जाज सिमेल, ऑप्शन बी है वानिश दुर्खिम वीरकांत, ऑप्शन सी है सोरोकिन दुर्खिम इस्माइल, ऑप्शन डी आपका वीरकांत हाबहाउस और बर्गेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का? आपका ऑप्शन ये है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ये है वाइनिज टानिज जाज सिमेल। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 ये आप सभी के लिए क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे। जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तब उसका परिणाम है। तो उसका परिणाम है क्या है? ऑप्शन ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए परिस्थिति संघर्ष, ऑप्शन बी है परिस्थिति कुंज, ऑप्शन सी है परिस्थिति तनाव, ऑप्शन डी है परिस्थिति प्रतीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका परिस्थिति कुंठा हो जाएगा। ये ऑप्शन बी परिस्थिति कुंठा, क्योंकि जब महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगे तो तब उसका परिणाम आपका परिस्थिति कुंठा हो जाता है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 6 ये कह रहा है निम्नलिखित में से लोक नगरीय संकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? क्या कह रहा है? लोक नगरीय संकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है सैसेन, ऑप्शन बी है मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ज़िटफील्ड, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या है आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी ये रॉबर्ट रेडफील्ड। ये जो लोक नगरीय जो संकल्पना है ये इन्हीं की है, आपके रॉबर्ट रेडफील्ड की। ये 1 लाइनर प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका इसलिए व्याख्या बहुत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 लाइनर टाइप में ही ये पूछा जाएगा पीजीटी के लिहाज से। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों को। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। यह किस विद्वान का मत है कि मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व अग्रवीय होती है। कह रहा मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व अग्रवीय होती है। तो आपका ऑप्शन है ए व्हीलर, ऑप्शन बी एवरेट ह्यूचेज, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, ऑप्शन डी है जिन्स वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका 7 का? तो 7 का आंसर आपका प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी है रॉबर्ट बीर
स्ट्रीट, ये रॉबर्ट बीर स्ट्रीट प्रश्न नंबर 7 का आंसर है, क्योंकि क्या रहा ना, मनुष्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण व अग्रणीय होती है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपके लिए। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में दादा दादी और नाती पोतों में परिहास संबंध पाए जाते हैं। कह रहा किस जनजाति में आपके दादा दादी नाती पोतों में परिहास संबंध पाए जाते हैं। ये परिहास संबंध क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। ये इसका मतलब होता है हंसी मजाक। परिहास संबंध का मतलब होता है हंसी मजाक। तो ये यही कह रहा है कि हंसी मजाक जो है किस जनजाति में दादा दादी नाती पोतों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए टोडा में, ऑप्शन बी टोबियांडा द्वीप समूह में, ऑप्शन सी ओरांव जनजाति में, ऑप्शन डी भील जनजाति में दादा दादी नाती पोतों में परिहास संबंध अर्थात हंसी मजाक का संबंध पाया जाता है। ये किस जनजाति में है, इसका आंसर आप सब दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परिहास संबंध से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी है, ये ओरांव जनजाति। ये परिहास संबंध दादा दादी नाती पोतों में जो है ओरांव जनजाति में पाया जाता है। ये आप सब ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है, ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि एक विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी विरोधी भूमिकाओं में हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका आंसर युग्मों में होती हैं। ये ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। ये ध्रुवीय परिस्थितियाँ ऑप्शन बी युग्मों में होती हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा। प्रश्न नंबर ये 10 आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है। कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। आप जल्दी में अगर रहते हैं तो प्रश्न ध्यान से ना पढ़ने में कभी कभार आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है। बाद में आप देखते हैं जब आते हैं एग्ज़ाम देकर रूम पे तो काफ़ी पश्चाताप होता है कि अरे मैं तो जान के ये प्रश्न गलती से मिस्टेक कर दिया जो है। और एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही प्रश्न के गलत हो जाने से एग्ज़ाम से, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, रिजल्ट हमारा जो है नकारात्मक आ जाता है। आइए देखते हैं ये प्रश्न 10 क्या कह रहा है, वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग और व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए दे रहा है आपका भूमिका, ऑप्शन बी परिस्थिति, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिरीकरण, ऑप्शन डी समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 ये 10 है, 10 का आंसर आपका परिस्थिति है। ऑप्शन बी ए परिस्थिति है आपका आंसर। ये हो गया जो अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है वो आपकी परिस्थिति कहलाती है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न नंबर ये 11 आपका ये कह रहा है, सन 1953 में पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसके अगुवाई में की गई थी। कब की बात कर रहा है, सन 1953 में पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसके अगुवाई में की गई थी। आपका ऑप्शन ए ब्रेननाथ शील, ऑप्शन डी है बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है मजूमदार, ऑप्शन डी डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके जो ये डॉक्टर
नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी जो है 1953 में पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना जो है आपके डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर ये 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है पुस्तक सोशल पैथोलॉजी का लेखक कौन है? ये पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी। तो पूछ रहा है इसका लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए दिया है, एमिल दुर्खीम है, सदरलैंड है, लेमर्ट है, मार्क्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो है लेमर्ट, आपकी ये जो ऑप्शन सी लेमर्ट हैं, ये इसका आंसर हो जाए। सोशल पैथोलॉजी के लेखक जो है आपके लेमर्ट हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप सब। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। ऑप्शन ए ऊंची आमदनी, ऑप्शन बी ऊंची प्रसिद्धि, ऑप्शन सी अच्छा कर्म, ऑप्शन डी है ऊंची जात में जन्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऊंची जात में जन्म। आपका ये ऑप्शन डी ये है, ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंची जात में जन्म। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 14 ये कह रहा है जे.एस. मिल ने काउंट के नवीन समाजशास्त्र के लिए क्या नाम सुझाया था? ये आपके जे.एस. मिल जो समाजशास्त्री हैं, कह रहा काउंट के लिए नवीन समाजशास्त्र के लिए क्या नाम सुझाया था? अगस्त काउंट। ऑप्शन ए सोशल फिजिक्स, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी सोशल फिलॉसफी। तो इसका आंसर क्या है? इकोलॉजी। आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ऑप्शन इकोलॉजी। जे.एस. मिल ने काउंट के नवीन समाजशास्त्र के लिए क्या नाम सुझाया था? तो ये इकोलॉजी नाम सुझाया था इन्होंने। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 15 आपका ये कह रहा है आपका निम्नलिखित सिद्धांत किसका है? सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत किसका है? सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आपका होगा ये इतना ये। तो किसका पूछ रहा है ये? तो आपका ऑप्शन है ये है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है दुर्खीम, ऑप्शन सी है क्लाउड लेवी स्टार्स, ऑप्शन डी है मालिनोव्स्की। ठीक, प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका रेडक्लिफ ब्राउन, ये ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन। आप इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका देखते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है। प्रश्न नंबर अगला आपका है ये 16 नंबर प्रश्न। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? तो आपका ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन ए आपका होगा क्लाउड लेवी स्टार्स, ऑप्शन बी जेपी मर्डॉक, ऑप्शन सी किंग्सली डेविस, ऑप्शन डी लोबी। ये क्योंकि प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक क्या करा? सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है। तो आपका ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए क्लाउड लेवी स्टार्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका।
क्लाउड लेवी स्टार्स, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इसका क्लाउड लेवी स्टार्स जो हैं ये सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन करते हैं। और ये आपके जो है क्लाउड लेवी स्टार्स, आपको पता है कि ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और लेवी स्टार्स 20वीं शताब्दी के सबसे चर्चित सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे। और इन्होंने संरचनात्मक नृविज्ञान के जो है संस्थापक और संसाधन में सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी इसका सिद्धांत दिए हैं। ये जो आपके सन 1955 में ट्विस्ट ट्रोपिक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्विस्टेड ट्रोपिक के लिए साहित्यिक ख्यात प्राप्त हुआ था इनको। इस जो इनका ये पुस्तक है जो इसको इन्होंने सन 1955 में ट्विस्टेड ट्रोपिक को प्रकाशित किया था। इसकी साहित्यिक प्राप्त के जो है ख्यात इनको साहित्यिक ख्यात प्राप्त है इस पुस्तक के लिए। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 17, ये आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रेरणा के तत्व कौन से हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रेरणा के तत्व कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन ए सामान्य कथन कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा सुदृढ़ निष्कर्ष, ऑप्शन सी कह रहा अनुभूतिपरक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न। ये आपका ऑप्शन सी कह रहा। ऑप्शन डी कह रहा सामाजिक अभिप्राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, आप सब बताइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न को प्रेरणा अर्थात इसके इंडक्शन, प्रेरणा की जो इंग्लिश आपका होता है इंडक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ये है ऑप्शन सी है अनुभूतिपरक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न। ये ऑप्शन सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए जो तर्क की जिस प्रक्रिया में प्रेक्षणों के ज्ञात तत्वों को जोड़कर अधिक व्यापक रूप से हम कथन को प्रस्तुत या प्रेरणा करते हैं, या उसको आगमनात्मक तर्क कहलाता है। तो इस प्रेरणा से इस प्रक्रिया में विशेष से सम्मान की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रेरणा में जो होता है आपका प्रेरणा तत्व क्या कह रहा है, प्रेरणा से इस प्रक्रिया में हम किसी विशेष चीज़ से सम्मान की ओर बढ़ते हैं, यानी सरल की ओर जाते हैं कठिन से। और प्रत्यक्ष जो आपका अनुभव है अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण प्रयोग ले लेते हैं हम, ज्ञात तत्वों के आधार पर अपने उचित सूझबूझ से समझदारी से किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं। दो से या अधिक चरों के बीच जो नियमित साचार्य सुझाव देता है वो अनुभूतिपरक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न प्रेरणा के तत्व हैं आपके। ये आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर ये 17 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है 17 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक वित्त का उपयोग नहीं किया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक वित्त का उपयोग नहीं किया कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए ये दुर्खीम है, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की है, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। तो इसका आंसर आपका ये है बी है आपके ये मेलिनोव्स्की। ये तुलनात्मक वित्त का उपयोग जो है आपके मेलिनोव्स्की ने किया है। आप इसका ध्यान दीजिएगा। ये आपके जो इमाइल दुर्खीम हैं और रेडक्लिफ ब्राउन हैं, ये मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन में इन्होंने तुलनात्मक वित्त का उपयोग किया है। रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर और दुर्खीम तुलनात्मक वित्त के प्रयोग किए हैं, तुलनात्मक वित्त का उपयोग किया है, लेकिन मेनली आपके मुख्यतः रेडक्लिफ
ब्राउन है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए तुलनात्मक विधि में शोधकर्ता है अपने विभिन्न सामाजिक समूहों से डेटा एकत्र करता है जो तुलनात्मक विधि, और एक समूह से उसकी तुलना दूसरे से करता है और यह जानने की पूरी कोशिश करता है और स्पष्ट करने की कोशिश करता है इन दोनों में क्या अंतर है, एक दूसरे में क्या खूबियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। इस विधि का उपयोग जो है ज़्यादातर आपके प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री करते हैं और सामाजिक घटनाओं व्यवहार के कारण अलग अलग करने और पहचानने की कोशिश करते हैं। इसकी आपके जो प्रारंभिक समाजशास्त्री माने जाते हैं तुलनात्मक जाति विचार की मूलभूत प्रक्रियाओं में से एक हैं आपके ये मेलिनोव्स्की और आपके दुर्खीम, मैक्स वेबर। लेकिन इसका जो है ये तुलनात्मक पद्धति के बाद मैक्स वेबर जो आपके ये है ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ये मैक्स वेबर अलग दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि वेबर सामाजिक तत्वों के अर्थों से अधिक सरोकार था इनका मैक्स वेबर, इसलिए व्यक्तियों के बारे में आत्मपरक जानकारी ये प्राकृतिक विज्ञान में हमें कभी नहीं मिल सकती। ये आपके मैक्स वेबर का है ना। जो आपके ये ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, ये क्या है, एक मानव विज्ञानी हैं रेडक्लिफ ब्राउन। आप ध्यान दीजिए आपके एक मानव विज्ञानी हैं और ये दुर्खीम के विचारों को समर्थन करते हैं। ये ब्रिटिश समाजशास्त्र में फ्रांसीसी समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आपके जो है रेडक्लिफ ब्राउन जो है ऑप्शन सी, ये इनको जाता है रेडक्लिफ ब्राउन को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, ये 19 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आंकड़ा विश्लेषण से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आंकड़ा विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए आंकड़ा संग्रह, ऑप्शन बी है कोडिंग, ऑप्शन सी है संपादन, ऑप्शन डी है वर्गीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, ये आंकड़ा संग्रह। आपका ऑप्शन ये आंकड़ा संग्रह, ये जो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आंकड़ा विश्लेषण से संबंधित नहीं, तो आंकड़ा संग्रह। बाकी आपका ये जो है ये कोडिंग हो गया और संपादन हो गया और ये वर्गीकरण, ये तीनों इसी से संबंधित है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा मात्र तत्वों का संकलन तब तक अर्थहीन बना रहता है जब तक व्यवस्थित तरीके से उसकी विश्लेषण एवं व्याख्या ना की जाए। तो आपके जो ये हैं समाजशास्त्री कालिंजर के अनुसार विश्लेषण का अर्थ इन्होंने बताया है अनुसंधान के प्रश्नों का सामग्री आंकड़ा की कोटियाँ क्रमबद्धता जोड़ तोड़ संक्षिप्तीकरण करके उत्तर प्राप्त करना जो है कहलाता है। ये जो आपके विश्लेषण हैं संपादन, आंकड़े को एकत्र करने के बाद उसका सूक्ष्म रूप से जो संपादन करते हैं, इस आंकड़े की जांच निरीक्षण एवं त्रुटियों को सुधार करते हैं संपादन। और वर्गीकरण जो आपका ये है वर्गीकरण के तहत आंकड़ों का संपादन के पश्चात जब उसका संपादन कर तो इससे पश्चात जो है इसके योग हो जाता, तो ये उसे विभिन्न वर्गों और श्रेणियों में विभाजित करते हैं विभिन्न भागों में, और इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। और ये तुलनात्मक अध्ययन के कार्य में सरल और विश्लेषण की ज़्यादा सुलभ हो जाती है। आपका ये जो अगला आप ये दिया है संपादन कोडिंग हो गया फ्रेंड्स, ये आपका वर्गीकरण हो गया। संपादन कोडिंग तो आप जान ही रहे हैं, आंकड़ा संग्रह कोडिंग। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, किस विद्वान ने प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक लिखी है। ये 20 नंबर कह रहा है आपका कि किस विद्वान ने प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना की है या पुस्तक लिखी है। ये तो आपका ऑप्शन ए है कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन डी किम्बाल
यंग। तो इसका आंसर क्या है आप लोग भी बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, स्टुअर्ट चेंज। ये आपका जो बुक है इस विद्वान ने प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ध्यान दीजिएगा, नामक पुस्तक लिखी है। तो आपकी स्टुअर्ट चेंज है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा आपका। प्रश्न नंबर 21 ये कह रहा आपका, होमो हायरार्की बुक्स का लेखक कौन है। होमो हायरार्की बुक्स का लेखक कौन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है सोशियोलॉजी का, चाहे आप पीजीटी देते हैं, चाहे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ, ये हर जगह क्वेश्चन चाहे मिलान के तौर पे आ चुका है ये यूजीसी नेट जेआरएफ में, और ये पीजीटी में डायरेक्ट पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। ये इसका ऑप्शन ए है लुई डूमा, ऑप्शन बी है डेनियल बेल, ऑप्शन सी है यूगेन सिंह, ऑप्शन डी है पन्नीकर। तो हमारे जो आप में से हमारे जो फ्रेंड्स सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो लुई डूमा जो है आपकी इसके आंसर है लुई डूमा, ऑप्शन ए होमो हायरार्की बुक्स का लेखक लुई डूमा है आपके। और जो ये आपका अगले ऑप्शन ही आपके हैं डेनियल बेल। डेनियल बेल जो आपके हैं, इनकी कौन सी बुक है आपके डेनियल बेल की, तो इन्होंने आपका डेनियल बेल ने द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी लिखा है आपके डेनियल बेल ने। और आपके ये जो यूगेन सिंह हैं आपके ऑप्शन सी यूगेन सिंह। तो यूगेन सिंह आपके क्या लिखे हैं, इनका है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस इनकी बुक है ये यूगेन सिंह की। ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग काफ़ी पेन लेके बैठे ही होंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं मिलान में, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को सॉल्व करा दे रहा हूँ आपका। ये हो गए। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 22 ये क्या कह रहा है आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सा जननांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। किससे, जननांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है प्रवास, ऑप्शन डी है रोगग्रस्तता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉमन सेंस का है ये प्रश्न। तो आपका ऑप्शन बी है ये मृत्यु दर, ये जननांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जन्म, प्रवास, रोगग्रस्तता ये तो है आपका, लेकिन ये मृत्यु दर नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर 23 ये कह रहा है सत्य विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प कह रहा है, सत्य विकल्प का चयन करें। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है समाज का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है समुदाय में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। ऑप्शन सी कह रहा है समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है समुदाय व्यापक है जबकि समाज छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है सत्य विकल्प का चयन करिए, मतलब एक सत्य है बाकी 3 असत्य है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ए, समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सी आपका ये सही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 ये कह रहा है प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा किस विद्वान ने दी है। ध्यान दीजिए, कह रहा प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा किस विद्वान ने दी है। तो आपका ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी घुरिया, ऑप्शन सी अम्बेडकर, ऑप्शन डी बोस, यानी निर्मल कुमार बोस है ये, ना कि जो सुभाष चंद्र बोस।
इसका कौन सा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। तो ये आपके ऑप्शन डी निर्मल कुमार बोस हैं, ये आपके जो है, क्योंकि प्रबल व दुर्बल जातियों की अवधारणा ये आपके इनके बोस यानी निर्मल कुमार बोस ने दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर आपका 25 है। ये कह रहा है किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में दिया है। क्या कह रहा है, विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में किसने दिया है। तो आपका ऑप्शन ए है रिटजर, ऑप्शन बी है आई वाइल्स्टाइन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है बॉडीलार्ड, जीन बॉडीलार्ड पूरा नाम इनका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 का, ये सब पीजीटी के दृष्टि से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो है अभी आप लोगों का बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो आपका इसका आंसर है वाई वाइल्स्टाइन, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में दिया किस विद्वान, तो आई वाइल्स्टाइन ने दिया है ये आपके। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है जनजातियों में युवा संगठन किसे कहा जाता है। जनजातीय जो है आपके इसमें युवा संगठन किसे कहा जाता है। युवा संगठन आपका ऑप्शन ए दे रहा है मोरुंग, ऑप्शन बी इलोची, ऑप्शन सी रंगबंग, ऑप्शन डी डॉर्मेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डॉर्मेट्री, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। युवा संगठन आपका जनजातियों में डॉर्मेट्री को कहा जाता है। आइए देखते हैं 27 प्रश्न आपका ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है किस विद्वान का मत है कि सामाजिकता के कारण ही मनुष्य ने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है। कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न, किस विद्वान का मत है कि सामाजिकता के कारण ही मनुष्य ने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया। तो आपका ऑप्शन ए मैकाबर एम्पेज, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी किंग्सली डेविस, ऑप्शन डी है जीन बोगार्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिएगा, बताइए आप सब। तो जॉर्ज सिमेल इसके आंसर आपके ऑप्शन बी हैं, ये जॉर्ज सिमेल हैं जो कहते हैं सामाजिकता के कारण ही मनुष्य ने सामाजिक संबंधों का निर्माण किया है। ये जॉर्ज सिमेल का है कथन है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए है C.H. कूले, ऑप्शन बी है टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी है सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो इसका है C.H. कूले यानी कि चार्ल्स हटन कूले इनका नाम है। ऑप्शन ए चार्ल्स हटन कूले, C.H. कूले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 29 ये क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया। तो आपका ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का, आप भी बताइएगा। तो 29 का आंसर आपका इमाइल दुर्खीम साहब हैं आपकी, ये ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया, तो आपके इमाइल दुर्खीम हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ये 30 क्या कह रहा है आपके लिए। प्रश्न नंबर 30 ये कह रहा है आपका किस विद्वान ने जनजात को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है। कह रहा किस विद्वान ने जनजात को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है। आपका ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी क्रोबर, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है बेनेडिक्ट, रूल्फ बेनेडिक्ट इसका पूरा नाम है। तो आपके इसके आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोबर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 31 ये किस विद्वान ने कह रहा किस विद्वान ने भारतीय कृषक जात को
पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। ये कौन से ऐसे विद्वान है, कह रहा है कि भारतीय कृषकों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। तो आपके माइकल मैजेट हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, आंद्रे बेंते हैं, एफ.जी. बेली हैं। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो आपके पिछड़ा वर्ग में भारतीय, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो आप साल पेपर में देखिएगा आपको मिल जाएगा। ये पीजीटी में भी मिल जाएगा और यूजीसी के नेट जेआरएफ में भी आपको ये मिल जाएगा प्रश्न जो है 31। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ये आंद्रे बेंते। आंद्रे बेंते जो है समाजशास्त्री ये महोदय हैं, भारतीय कृषक जात को पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हैं। आइए देखते हैं आपका ये अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर द ब्लैक 32 है। द ब्लैक कोडेड वर्कर, ध्यान दीजिए, द ब्लैक कोडेड वर्कर शब्द किस विद्वान द्वारा दोबारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डेविड लॉकवुड, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स ये कार्ल मार्क्स के फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिएगा जो है 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बी है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डेविड लॉकवुड। ये इन्होंने द ब्लैक कोटेड वर्कर शब्द का दोबारा सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए डेविड लॉकवुड। ये प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये कह रहा है प्रस्थित संशय का तात्पर्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्थित संशय कह रहा का तात्पर्य क्या है, पूछ रहा है इसका तात्पर्य क्या है। प्रस्थित संशय का तात्पर्य क्या है। हाँ, एक ही समय में, ऑप्शन ए कह रहा है एक ही समय में दो भिन्न परिस्थितियों की बीच की अवस्था। ऑप्शन बी कह रहा है एक ही समय में एक ही परिस्थिति के दो भिन्न भूमिका के बीच की अवस्था। ऑप्शन सी कह रहा है नई परिस्थिति से संबंधित नई भूमिका निर्वाह की चुनौती। ऑप्शन डी कह रहा है प्रदत्त व अर्जित स्थिति के बीच की अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 33 का, क्योंकि कह रहा प्रस्थित संशय का तात्पर्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी है। आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सी है। प्रस्थित संशय का तात्पर्य जो है नई परिस्थिति से संबंधित नई भूमिका निर्वाह की चुनौती है। आइए आपका देखते हैं प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कार्यात्मक सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है, कार्यात्मक सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। तो यह आपका है ऑप्शन ए है डेविस व मूर हैं, ऑप्शन बी है इरविन गॉफमैन है, ऑप्शन सी है पेरियार रामासामी नायकर, यानी पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर हैं ये, ऑप्शन डी है बीर स्ट्रीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए डेविस व मूर। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये डेविस व मूर ऑप्शन ये है इसका आंसर। कार्यात्मक सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है, तो डेविस व मूर आपके हैं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 35 क्या कह रहा है आपका प्रश्न 35। ये कह रहा आपका नेल्सन एंडरसन ने कितने आधुनिक नगरीय समुदाय के विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये आपके समाजशास्त्री जो है विद्वान है नेशनल एंडरसन, कह रहा है कितने आधुनिक नगरीय समुदाय के विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आपका ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप सब बताइएगा, ये 5 है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 5 जो है एंडरसन आपके 5 आधुनिक नगरीय समुदाय के विशेषताओं का उल्लेख किया है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स आज जो है ये 35 क्वेश्चनों का एक प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई, और क्लास के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए ताकि
इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आपके और मित्रों को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए आपको, उस टॉपिक को मैं लेकर आऊँगा। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।